Hello, welcome to Accounting with Arpit Garg. Today we are going to start our next chapter, which is balance sheet, or we can say financial statement of companies. अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें हमें बोला गया कि आप 10 बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख लो, आपको सारी चीज़ें क्रैम करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। अब बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन क्या है कि हम जो भी क्वेश्चन करते हैं उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसमें एक अलग चीज आ जाती है और सारी चीजें याद करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आज हम उसका तरीका भी देख लेंगे कि वो कैसे किया जा सकता है या उसका क्या तरीका है, हम वो भी समझेंगे। हाँ, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ सकती हैं बट सारी नहीं करनी पड़ती हैं। बहुत लिमिटेड से कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आधी से ज्यादा चीज आपको खुद पता होती है कि वो कहाँ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बैलेंस शीट। हमने बैलेंस शीट सबसे पहली बार कहां पढ़ा था? हमने बैलेंस शीट सबसे पहली बार पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर में 11th क्लास, याद है? हाँ, तो वहां क्या पढ़ा था कि हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद हमने पढ़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड उसमें भी हमने क्या देखा कि हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इट मींस कि ये जो है ये पार्ट है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और अब हम पढ़ रहे हैं कंपनीज, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा टॉपिक हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में क्या क्या आता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में 5 चीजें आती हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये चीज ध्यान रखना कि बाकी सब में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, लेकिन यहां पर बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हमारे आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। अब बैलेंस शीट के साथ साथ हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि पता लगे कि बैलेंस शीट के साथ साथ आता क्या है। नेक्स्ट चैप्टर में ये भी है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम यहीं से कवर करते हुए चलते हैं। इसके बाद आएगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड लास्ट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। जल्दी से एक एक लाइन में सबके मीनिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये क्या है कि अगर हमारी इक्विटी में कोई चेंज आ रहा है, ध्यान से, अगर हमारी इक्विटी में कोई चेंज आ रहा है, इक्विटी का मतलब यहां पे है कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, तो हम ये वाली स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, इसलिए बुक्स में देखोगे यहां पर लिखा होता है इफ एनी, क्योंकि अगर किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया तो ये नहीं बनेगी। जरूरी नहीं है कि ये सारी स्टेटमेंट्स बने ही बने। अब आया कैश फ्लो। तो कैश फ्लो सिंपली हमें 2 चीजें बताता है। एक कैश का इनफ्लो ये रिकॉर्ड कर लेता है और एक कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड कर लेता है। अब एक डाउट हो सकता है यहां पर कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो तो हम पहले पढ़ चुके हैं। कहां पर? कैश बुक में। बट कुछ तो चेंज होगा, तभी तो प्रॉपर इसको स्टेटमेंट के रूप में यहां पे दिखाया गया। नेक्स्ट है हमारे नोट्स टू अकाउंट्स। अब नाम से पता लग रहा है यहां पे कुछ नोटिंग होनी है, नोट्स बनने हैं। तो यहां पर नोट्स किस चीज के बनने हैं? एक्चुअली जब हम लोग पहले बैलेंस शीट बनाते थे तो हम लिखते थे डेटर्स, उसमें से लेस करते थे क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसमें से लेस करते थे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और ऐसे करके एक फिगर निकाल देते थे। फिर उसके नीचे लिखते थे बीआर। तो ये सब काम हम बैलेंस शीट में कर लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ है? अब ये चीज अलाउड नहीं है। हम लोग
बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पर जो हमारा मेन फॉर्मेट है उस पर कुछ भी नहीं लिख सकते, कोई भी ऐसी डिटेलिंग हम नहीं लिख सकते। इन दोनों का ही एक फिक्स्ड फॉर्मेट हो गया, एक फिक्स्ड फॉर्मेट है कि ये जो दोनों चीजें बनेंगी उस फॉर्मेट में ही बनेंगी। यही चीज हमारे 11th क्लास में भी थी, और कहाँ थी? जब हमें पढ़ाया था ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, याद है? बहुत सारों को नहीं होगा। तो ग्रुपिंग था कि सेम नेचर की चीजें एक जगह पर लिखनी है, और मार्शलिंग में था कि हम लोग जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। जो चीज ज्यादा लिक्विड है, लिक्विड का मतलब था कन्वर्टेबल इन कैश, उसको हम या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड हम कर लेते थे। ठीक है जी। तो अब यहां से मुझे एक बात तो क्लियर हो गई, वो ये कि बैलेंस शीट बनाने के लिए एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, तो पहले मुझे वो फॉर्मेट देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक डाउट आ गया मन में कि ये जो फिक्स्ड फॉर्मेट है ये बनाता कौन है, और ये किसने बताया कि ऐसे ही बनेगा। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि कंपनी क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड है कहां पर? कंपनीज एक्ट 2013 में, या उससे पहले के भी किसी एक्ट में हो तो अब इसमें रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो गया होगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, कोई बिजनेस रजिस्टर्ड है, सो दैट इज कॉल्ड कंपनीज। अब कंपनीज में कई सारे, कंपनीज एक्ट में कई सारे हैं शेड्यूल्स, उसमें से एक है शेड्यूल 3, और इस शेड्यूल 3 के हमें दो पार्ट पढ़ने हैं, दैट इज पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट फर्स्ट ने हमें बताया फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, और ये जो क्वेश्चन है ये वाइवा में आ सकता है या 1 मार्क में आ सकता है कि कहां पर इसका फॉर्मेट है, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। और पार्ट 2 में है फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट नहीं आएगा। चलिए जी, तो हमने यहां पर क्या सीखा कि फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट किसने दिया? कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में हमें दिया है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अब फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कैसा होता है, तो चलिए देखते हैं। एंड आई होप कि सब लोग मेरे साथ नोटिंग कर रहे होंगे। तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बना लेते हैं। सबसे ऊपर आता है नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी, उसके बाद बैलेंस शीट एज एट हमारी डेट, यहां पर रुपीज इन। अब ये रुपीज इन क्या है अभी समझते हैं। एंड क्या इतना छोटा फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का? नहीं जी, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे पार्ट्स में, क्योंकि एक साथ तो सारा रटा जा नहीं सकता, और रटना है भी कितना वो भी देख लेंगे कि सारा याद करने का या कैसे है। तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स, जहां पर हमारे आएंगे नोट नंबर, यहां पर आएगा फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग
पीरियड। और एक चीज ध्यान रखना कि अब हम इस बैलेंस शीट में एक एक वर्ड को समझेंगे, एक एक वर्ड का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, सो दैट बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि ये यहाँ क्यों आ रहा है और ये यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। तो फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। दो डाउट यहाँ पर, रुपीज इन एंड रिपोर्टिंग पीरियड। तो देखिए कुछ कंपनीज होंगी जिनकी ट्रांजैक्शंस बहुत बड़ी होती हैं, मतलब अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अगर वो बैलेंस शीट में लाख करोड़ की अमाउंट लिखेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे, इसलिए वो उनको पॉइंट में कर देते हैं और यहाँ पर रुपीज इन लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसकी सारी फिगर्स करोड़ में है ऑलमोस्ट, तो उसने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया रुपीज इन, यहाँ पर उसने लिख दिया क्या, यहाँ पर उसने लिखा रुपीज इन करोड़, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर उसने एक चीज लिख ली 3, तो इसका मतलब ये 3 रुपीज नहीं, ये है 3 करोड़। उसने लिखा 0.25, तो इसका मतलब क्या कि ये है 25 लाख। तो इसी तरीके से वहां पर रुपीज इन हम लिख देते हैं। नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है, तो रिपोर्टिंग पीरियड वो पीरियड होता है जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग पीरियड वो पीरियड है जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। और यहां से एक और वाइवा का क्वेश्चन है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो ये कि ये जो बैलेंस शीट और जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। और वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि पहले वाली बैलेंस शीट बनती थी ऐसे, लायबिलिटीज अमाउंट असेट अमाउंट, करेक्ट। और अब जो बैलेंस शीट बन रही है वो बन रही है ऐसे, उसमें यहां हम लिखेंगे लायबिलिटीज और यहां हम लिखेंगे असेट्स। तो एक क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि भैया पहले बैलेंस शीट बनती थी कौन से, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, और कंपनीज की बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल फॉर्मेट में। ये चीज ध्यान रखना, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है एग्जामिनर बोल दे कि भैया वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कौन सा है, तो बता देना कि जो कंपनीज का जो फॉर्मेट है, जो शेड्यूल 3 ने दिया है, किसके शेड्यूल 3, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में दिया है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, उसका फॉर्मेट जो है वो वर्टिकल है। चलिए जी, और जिस साल की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं दैट इज आवर रिपोर्टिंग पीरियड, तो इस साल का और पिछले साल का अमाउंट, इससे हमारा कंपैरिजन इजी हो जाता है। आगे चलते हैं, अब पर्टिकुलर्स में सबसे पहले है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आएगा शेयर होल्डर्स का पैसा, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें आएगा क्या, नेक्स्ट भी इसमें एक चीज आएगी वो मैं अभी छोड़ रहा हूं, अभी देखेंगे बाद में। थर्ड नंबर पर आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, और फोर्थ पर आता है हमारा करंट लायबिलिटीज, एंड दैट्स इट। उसके बाद टोटल, ये हो गया हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी का पोर्शन खत्म। असेट वाला पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम असेट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इसको पार्ट्स में रीड करना स्टार्ट करते हैं, ताकि जो चीज याद करने वाली है अगर, तो वो याद भी हो जाए और एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। अब मैंने ये छोड़ा क्या है उसको लिख लेते हैं। शेयर होल्डर्स फंड में आएगा सबसे पहले शेयर कैपिटल, क्योंकि हमें पता है कंपनीज के केस में जो कैपिटल होती है दैट इज शेयर कैपिटल। शेयर्स इशू होते हैं, हमने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में कि कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसके शेयर्स बना देते हैं। नेक्स्ट आएगा यहां पर रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी हमने पढ़ा था अपने 11th क्लास में, चैप्टर था रिजर्व्स एंड सरप्लस, देखेंगे इसका मीनिंग डिटेल में। नेक्स्ट इज मनी
received against share warrant। अब मैंने एक ये चीज क्यों छोड़ी थी, क्योंकि देखो यहां पर है शेयर, ये भी ओनर का पैसा है, शेयर्स, और ये है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, इसके बाद नॉन करंट में भी 4 चीजें आती हैं और करंट में भी 4 चीजें आए। तो यहां से हमारा लायबिलिटीज का फॉर्मेट होता है कंप्लीट, क्या है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, देन नेक्स्ट हेडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, देन नॉन करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यहां पर हमारा आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और ये अभी नहीं लिखा है, ये भी जब पढ़ेंगे तब हम धीरे धीरे लिखते जाएंगे। चलिए, तो अब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं कि ये कैसे कैसे आएगा। तो अभी जितना मुझे चाहिए मैं उतना पार्ट इसका रख लेते हैं एंड बाकी हम कर देते हैं रब। तो आज जो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शेयर्स। और देखिए ये जो पूरी बैलेंस शीट की डिटेलिंग है ये काफी लंबी है, काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो ताकि ये वीडियो जो है जो भी लोग देख रहे हैं बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, बहुत ज्यादा मोनोटोनस ना हो जाए, जितना पढ़ रहे हो उतना समझ में आए, इसलिए हम इसको शॉर्ट रखेंगे और जो पार्ट बच जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर जाएंगे। तो अभी के लिए हमें पढ़े हैं शेयर्स के बारे में। तो ठीक है, सबसे पहले हमने देखा क्या लिखा था, शेयर कैपिटल। उसके बाद हमने देखा लिखा था रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसको भी अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। एंड उसके बाद हमने देखा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जिन लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ लिया है उन लोगों के लिए ये तीनों ही समझने बहुत ज्यादा इजी होंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग कोशिश करेंगे हमारे साथ ये चीजें समझने की। तो होता क्या है पहले देखते हैं। एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, इसको करना है क्या, इसको करना है बिजनेस। ठीक है जी, इसको क्या करना है, बिजनेस। और बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए चाहिए होता है क्या, पैसा, मनी। और मनी को हम लोग अकाउंट्स में बोलते हैं क्या, कैपिटल। अब अगर ये जो बिजनेस है ये स्टार्ट होना चाहता है एज पब्लिक कंपनी, एज पब्लिक कंपनी, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल हमने इशू शेयर्स में पढ़ लिया था। अगर कोई पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना चाहती है बिजनेस तो उसको चाहिए कैपिटल। ये लोग क्या करते हैं, इस कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स में, एंड दैट एवरी स्मॉल पार्ट बिकम्स व्हाट, शेयर। वो हर एक स्मॉल पार्ट बन जाता है हमारा एक शेयर। ठीक है, तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि शेयर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट, अब होता क्या है, ये शेयर्स कंपनी जो है वो इशू करती है, ये शेयर्स कंपनी इशू करती है किसको, पब्लिक को। और कैसे इशू करती है, हम लोग पब्लिक हैं, हमें सपना तो आएगा नहीं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, तो जो कंपनी है वो पब्लिक को इशू करती है
इशू करती है कुछ चीजें, और वो चीजें क्या है? वो चीजें हैं, सबसे पहले इशू करते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में हमें पता लगता है क्या कि कंपनी क्या है, क्या बिजनेस करना चाहती है, कितना पैसा देना चाहती है, कहां पैसा लगाएगी, और वो सब इसका जो भी चीजें हैं। नेक्स्ट ये इसके साथ प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, और बोलते हैं क्या? ये बोलते हैं कि देखो पब्लिक, जिस किसी को भी हमारे साथ ओनरशिप चाहिए, जिस किसी को भी हमारी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाना है, वो प्रोस्पेक्टस को रीड कर लो। क्या करो? प्रोस्पेक्टस को रीड करो, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दो, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दो। और हां, सभी लोग ना पढ़ दें मजे लेने के लिए, एक और चीज बोल दी कि देखो रीड करना, फिल करना, और इसके साथ अटैच कर देना। अटैच कर देना क्या? एप्लीकेशन मनी। इसे अटैच कर देना क्या? एप्लीकेशन मनी। शायद लिखा हुआ दिखाई दिया होगा यहां पर, तो आप समझ गए होंगे कि हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ ही चल रहे हैं। इन्होंने कहा अटैच कर देना एप्लीकेशन मनी। अब वही जो पढ़ा था हमने, आइदर लमसम और इंस्टॉलमेंट जो भी होता है, तो कोई नहीं, हम इतना अभी नहीं जा रहे। शेयर एप्लीकेशन मनी से अटैच करना। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक बॉक्स बना लेता हूं। हमने माना कि इस बॉक्स में पैसे आ रहे हैं, ठीक है ना, 10 रुपए के कॉइन्स हमारे आते जा रहे हैं, और आते 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 बहुत सारे आ गए। इतने तो हम बना नहीं पाएंगे जितने आते हैं, लेकिन चलो मान लिया कि आ गए बहुत सारे। जब ये पैसा आएगा तो एक बात बताओ, हमने बोला कि हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पब्लिक, जिसको पैसा चाहिए प्रोस्पेक्टस को रीड करो, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करो और एप्लीकेशन मनी दे दो। क्या लगता है 1 सेकंड में आ जाएगा? नहीं, कुछ तो टाइम लगेगा। अब जो भी टाइम लगेगा, उस टाइम पीरियड के लिए हम तो करते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। हम सिर्फ अब जर्नल एंट्री करते हैं और बाकी सब चीजें ट्रेडिंग, पी&एल, बैलेंस शीट अपने आप बनती हैं। तो भाई ये पैसा कहीं तो रखोगे। और ये भी हमने पढ़ लिया था कि सोल पार्टनरशिप के केस में जैसे ही मैं पैसा लेकर आया, मेरी दुकान खुल गई। पार्टनरशिप के केस में जैसे ही मैं और मेरा पार्टनर पैसे लेकर आया, पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई। लेकिन क्या कंपनी के केस में ऐसा नहीं है? याद करो, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो सारा पैसा वापस देना पड़ेगा, कंपनी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसलिए ये पैसा कैपिटल में तो डाल नहीं सकते। तो जब तक कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, तब तक ये सारा का सारा पैसा रखा जाता है कहां? शेयर एप्लीकेशन मनी। ये शेयर एप्लीकेशन मनी है, लेकिन अभी तक हमने शेयर का पैसा सिर्फ लिया है, शेयर किसी को दिया नहीं है। पेंडिंग अलॉटमेंट, हमने शेयर का पैसा लिया है लेकिन किसी को पैसा दिया नहीं है, किसी को शेयर दिया नहीं है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी तो आई है, लेकिन अभी अलॉटमेंट जो है वो पेंडिंग है। तो हम ये सारा का सारा पैसा रखते हैं यहां पर। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। उसके बाद क्या होता है, जब लोग हमें पैसा दे देते हैं, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं क्या कि फुल सब्सक्रिप्शन आया या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन आया या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन आया। ऐसे ही करते हैं। तो अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया। अभी के लिए हम लोग मानते हैं क्या कि हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया है, क्योंकि हमारे शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो गए। हमने जितनी एप्लीकेशन इशू करी थी उससे ज्यादा एप्लीकेंट्स आ गए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे भैया, हम उसमें से कुछ लोगों को शेयर्स इशू करेंगे। अब देखो शेयर्स भी वही बात है, जैसे ये 1 सेकंड में पैसा रिसीव नहीं होगा, ऐसे 1 सेकंड में शेयर्स भी अलॉट नहीं होंगे। एक प्रोसेस होगा, ग्रेजुअली होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम लोग अपने एप्लीकेंट्स को, ये हमें कौन देगा, ये हमें कौन देता है, एप्लीकेंट्स। हम अपने एप्लीकेंट्स को इशू कर देते हैं क्या, शेयर वारंट। शेयर
वारंट। शेयर वारंट क्या होता है? शेयर वारंट एक डॉक्यूमेंट है जो किसी को ऑथराइज करता है कि वो चाहे तो शेयर सर्टिफिकेट ले सकता है। कैसे? कि जिन भी लोगों ने पैसा दिया है, हमने डिसाइड किया कि देखिए जी, इसमें से ये जो इतने लोग हैं, ब्लू वाले जो मैंने किए हैं, ये जो इतने लोग हैं, इनको तो हम शेयर्स अलॉट करेंगे, इनको तो हम शेयर्स अलॉट करेंगे। अब क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि ज्यादा पैसा आ गया है, तो ये वाले जो लोग हैं इनको हम करेंगे क्या? रिजेक्ट। इनको हम शेयर्स नहीं दे सकते। ठीक है ना? तो जो लोगों को हम शेयर्स देने वाले हैं, हम सीधे शेयर नहीं देते, हम देते हैं शेयर वारंट। और ये वाला जो ब्लू वाला पैसा है, इसको ट्रांसफर कर लेंगे कहां? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट में। ये भी ब्लैक के ऊपर चलने के बाद ब्लैक जैसा हो गया है, लेकिन इसको ब्लू ही समझ लेना। ठीक है ना? हो गया ब्लू। तो ब्लू वाला पैसा हमारा कहां आया? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट में। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट में। और एक चीज, जो पैसा रिजेक्ट करने वाले हैं सर, उसको भी तो आप एक सेकंड में दोगे नहीं, उसको भी कहीं ना कहीं रखोगे। हाँ जी, बिल्कुल रखेंगे, लेकिन वो हम सीखेंगे जब हम उसका टॉपिक पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं बता देता हूं, ये अदर्स में आता है, अदर्स में आता है, लेकिन इसको याद नहीं करना अदर्स में, क्योंकि जब हम अदर्स पढ़ेंगे तभी हम इसको देखेंगे। तो क्या हुआ, जैसे जैसे एप्लीकेशन का पैसा आया, हम उसको शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में रखते गए। फिर उनमें से जितने शेयर्स हमें अलॉट कर रहे हैं, उन लोगों को हमने दिया शेयर वारंट, और शेयर वारंट की पैसा हमने मान लिया तो हमने यहां रख लिया। अब जब वो प्रोसेस खत्म होगा, उसके 1 2 3 कुछ दिन बाद एनएससी बीएससी पर वो कंपनी लिस्ट होगी। एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पढ़ा था कॉमर्स में। चलिए, तो मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट, और फिर जब वो कंपनी लिस्ट होगी तब उनको शेयर वारंट हम लेंगे और शेयर सर्टिफिकेट दे देंगे। जब हम शेयर सर्टिफिकेट देंगे तो यही वाला पैसा ट्रांसफर हो जाएगा इसमें। ये वाला जो पैसा है, ये बन जाएगा हमारा शेयर कैपिटल। तो ये चीज भी तुम्हें पता होनी चाहिए कि कंपनीज के केस में सीधे सीधे कैपिटल नहीं आता, सबसे पहले आता है शेयर एप्लीकेशन मनी, फिर वो जब तक अलॉट नहीं होता यहां रखते हैं, जब वो अलॉट हो जाता है तो हम लिख देते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट में, और उसके बाद हम लोग उसको ट्रांसफर करते हैं किसमें? शेयर कैपिटल में। बहुत बढ़िया, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं और शेयर कैपिटल की डिटेल देखते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल भी कई सारे टाइप्स का है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम लोग बैलेंस शीट बनाओगे तो सबसे पहली चीज आती है उसमें शेयर कैपिटल, और सबसे पहला जो नोट्स टू अकाउंट चेक होता है वो भी होता है शेयर कैपिटल का, क्योंकि वो सबसे पहले नंबर पे बना होता है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। चलिए, इसको रब करके हम बढ़ते हैं अपने शेयर कैपिटल की तरफ। ओके, तो अब हम बनाएंगे अपना पहला नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट है, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सिंपल सा है, तो क्यों ना हम उसी को फॉलो करें। और ये बन गया पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहला हमारा नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। चलिए, हमें पता लग गया शेयर कैपिटल क्या होता है।
क्योंकि हमें पता है कैपिटल क्या होता है, और कंपनी में कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके बनाते हैं शेयर, तो इसको बोलते हैं हम शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कैसे कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। तो फिर सबसे पहले क्या होता है, होती है हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल, और इसका दूसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल होता क्या है, एक कंपनी जितनी मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकती है, ध्यान से, एक कंपनी जितनी मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकती है वो होती है उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, इसको मैं हिंदी में यहां पर लिख देता हूं या इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड बाय अ कंपनी, ये लिखी होती है उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये वर्ड यहां पर ध्यान रखना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि एक कंपनी जितनी मैक्सिमम कैपिटल इशू कर सकती है, दैट इज कॉल्ड इट्स शेयर कैपिटल, दैट इज कॉल्ड इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। अच्छा, ये चीज तो हम पढ़ चुके थे कि शेयर्स होते हैं दो टाइप के, तो यहां पर हम लिख लेते हैं डैश, यहां मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच एंड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। अब ये डैश परसेंटेज क्यों लिखा है यहां पर, क्योंकि इशू शेयर्स के टाइम ही पढ़ा था कि प्रेफरेंस शेयर्स पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, इसलिए उसमें परसेंटेज फिक्स होती है और वहां लिखी जाती है। चलिए जी, तो ये हो गई हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब अगर आज मुझे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे वो एक चाय का ठेला स्टार्ट करना हो, चाहे वो एक गिफ्ट गैलरी हो, चाहे वो एक मॉल हो, हर बिजनेस की एक अमाउंट होगी जो एक्सपेक्टेड है कि उसमें लगेगी। अगर आज एक कोई भी काम स्टार्ट करना है तो उसमें कुछ खर्चा आएगा, एंड दैट मनी इज कॉल्ड आवर कैपिटल। वो कैपिटल एक डिसीजन तो होगा ना। जब हम लोग जाएंगे रजिस्ट्रार के पास कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने, तो क्या रजिस्ट्रार हमसे नहीं पूछेगा कि भैया कितना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कितना पैसा लगाना चाहते हो बिजनेस में? तो वही सब चीजों के लिए जितना वो पैसा लगाना चाहते हैं वो से रजिस्टर हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि इन्होंने कह दिया कि सर हम जो बिजनेस है ना वो स्टार्ट करना चाहते हैं कितने, 1 करोड़ रुपए से, 1 करोड़ रुपीज से। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, हमें 1 करोड़ रुपीज तो सैंक्शन हो गए कि हम इतना अलाउ तो हो गया। अब हमने इस 1 करोड़ रुपीज को अपने हिसाब से कर लिया डिस्ट्रीब्यूट। हमने इस 1 करोड़ रुपीज को अपने हिसाब से क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट। तो हमने क्या किया कि ऐसे कर लेते हैं कि जी हम लोग इशू करेंगे 8, इसमें से 1 करोड़ में से हम 80 लाख रुपीस के तो हम बना देंगे इक्विटी शेयर्स, और 20 लाख रुपीस के हम बना देंगे प्रेफरेंस शेयर्स। और ये कैसे बनाएंगे, ये चॉइस हमारी है। प्रेफरेंस शेयर्स हमने बनाए 100 रुपीज ईच के, और कितने बनेंगे होंगे ये, जल्दी से कितने बने होंगे ये, 20,000। ठीक है ना। जो मैंने ब्लैक से लिखा है वो हमारा मेन पार्ट है, जो रेड से लिखा है वो एक एग्जाम्पल लिया है जस्ट, और जो ब्लू से लिखा है वो हमारा मीनिंग है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा देखकर अपने हिसाब से लिख लेना। यहां पर जो इक्विटी शेयर्स है वो मैंने माना कि 10 रुपीज वाले हैं, और वो बने हमारे 8 लाख। तो हम ये कह सकते हैं कि जी देखिए हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो तो है रुपीज 1 करोड़। उस 1 करोड़ में 80 लाख तो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं, और कैसे, 8 लाख शेयर्स और रुपीज 10 ईच, 80 लाख के हो गए। और 20,000 शेयर्स हैं हमारे 100 रुपीज वाले, 20,000 शेयर 100 रुपीज वाले, 20 लाख हो गई हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो टोटल ऐसे आ गई हमारी 1 करोड़।
ठीक है। अब फिर से क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट, ध्यान से, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो हमने इशू कर दिया पब्लिक को, जिस पर हमने कह दिया देखो प्लीज पब्लिक पैसे दे दो, प्लीज क्या, चलो पब्लिक पैसे दे दो, प्लीज भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से हमने मान लिया कि हमने इक्विटी शेयर्स पे पैसे मांग लिए, तो इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हमने इशू कर दिए, और कुछ हमने प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर दिए। जरूरी नहीं है ना कि हमें सारा का सारा पैसा आज ही चाहिए, अभी स्टार्टिंग में कम अमाउंट चाहिए, हम कम कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इशू किए 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वाले, और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हमने इशू कर दिए ऑफ ₹100 ईच वाले। बोलिए ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आई होप हो जानी चाहिए। तो ये क्या है, कैपिटल विच इज इशूड टू पब्लिक, या यहां पर लिख लीजिए कि ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जिसके लिए हमने पब्लिक से पैसा मांग लिया है, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। ओके, तो इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तुम लोगों को करना तो नहीं है, बट ताकि ये सब अलग से थोड़ा दिखाई दे। तो इशूड कैपिटल मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जिसके लिए हमने पब्लिक से पैसा मांग लिया है, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। ठीक है जी, तो इसको भी हम यहां पर लिख लेते हैं, ये हो जाएंगे हमारे 50 लाख रुपीस, तो हमने ये वाले मांग लिए, और 10 लाख रुपीस हमने ये वाले मांग लिए, तो 1 करोड़ रुपीस में से 60 लाख रुपीस हम पब्लिक से, 60 लाख रुपीस के शेयर्स हम पब्लिक को इशू कर चुके हैं। ठीक है, और ये चीज भी ध्यान रखना, डॉटेड यहाँ पर डबल लाइन है क्योंकि ये आगे कैलकुलेट नहीं होना, ये यहाँ पर खत्म है, वो पूरा जैसे ऐसे समझोगे क्लियर होता चला जाएगा। अच्छा, एक चीज और याद आई यहाँ से कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था और इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे बताया था कि या तो हम कह सकते हैं कि देखो जी ये 100 रुपीज का शेयर है ना, सारे के सारे 100 रुपीज हमें तो आज ही दो, मतलब लमसम का केस हो गया। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि मैं पहले कहूं कि पहले एक काम करना, मुझे 2 रुपए देना, फिर मुझे 3 रुपए देना, फिर मुझे 3 रुपए देना, या मैं सीधे इसको 5 ही ले लेता हूं, फिर मुझे 5 रुपए देना। तो ये जो 10 रुपीज है ये मैं ले रहा हूं इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2, ₹3 एंड ₹5। तो ये केस मेरा हो गया लमसम का, और ये वाला केस मेरा हो गया लमसम पेमेंट का, और ये वाला हो गया मेरा इंस्टॉलमेंट का। ठीक है ना, तो 2 तरीके हो गए पैसे मांगने के। मैंने एज्यूम क्या किया कि मैं ना, अब जो मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, चलो मैं थोड़ी थोड़ी करते हैं, पहले प्रेफरेंस शेयर्स पर पैसे मांग लेते हैं और इक्विटी शेयर्स पर 2 रुपए मांग लेते हैं। तो अब क्या होगा भाई, पहले मैंने 1 करोड़ रुपए से रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद उसको डिवीजन किया मैंने इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में, उन शेयर्स में से कुछ शेयर्स मैंने पब्लिक को इशू कर दिए। अब पब्लिक मुझे पैसा देगी, जब पब्लिक हमें पैसा देती है तो जिस शेयर्स पर पब्लिक ने हमें पैसा दे दिया, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जिस पर पब्लिक ने हमें पैसा दिया है वो होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है ना, अब सब्सक्राइब कैपिटल भी कैसे होगी, यहां पर एक चीज और समझने की है, हम थोड़ा सा इससे डिविएट होके समझते हैं। ठीक है ना, इसको यहां छोड़ते हैं, हमें 2 वर्ड्स समझने पड़ेंगे यहां पर। वो 2 वर्ड्स कौन से हैं? फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड अप, फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड अप एंड सेकेंड वर्ड इज पेड अप। एक वर्ड है कॉल्ड अप और एक वर्ड है क्या, पेड अप। शेयर्स का, अभी तक हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ शेयर्स की, अब हम बात कर रहे हैं अमाउंट की। इस शेयर का वो अमाउंट
जो मैंने पब्लिक से मांग लिया है, दैट इज कॉल्ड अप। इसका वो पार्ट जो मैंने लोगों से मांग लिया है, दैट इज कॉल्ड अप, ठीक है। और उसका वो पार्ट जो पब्लिक ने दे दिया है, दैट इज पेड अप। मैंने बोला आपकी फीस है 1000 रुपीज, आपने मुझे पूरे 1000 रुपीज दे दिए, तो 1000 रुपीज ही कॉल्ड अप है और 1000 रुपीज ही पेड अप है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं रिसीव्ड अप होना चाहिए। अरे ठीक है, जो यहां पर लिखा है हम उसको फॉलो करेंगे, कॉल्ड अप और पेड अप, जितना पब्लिक ने हमें पे कर दिया है। तो ये चीज क्या है, मैंने कहा कि जी फीस है 1000 रुपीज दे देना, तुम लोगों ने क्या करा, तुम लोगों ने अभी 500 दिए हैं कि 500 सर अगले वीक दे देंगे, अभी लॉकडाउन है, थोड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा ठीक है, तो कॉल्ड अप है 1000, पेड अप है 500, जितना तुम लोगों ने दिया है। एक बच्चे ने 600 दे दिए, तो कॉल्ड अप है 1000, पेड अप हो गया 600। तो कॉल्ड अप का वो, कॉल्ड अप क्या है, कॉल्ड अप वो है जो मैंने मांग लिया है, और पेड अप क्या है, पेड अप वो है जो किसी ने मुझे दे दिया है, किसने, एप्लीकेंट ने। तो ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है यहां पर। और रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर आपने 100% अमाउंट कॉल्ड अप कर ली है, अगर आपने 100% अमाउंट कॉल्ड कर ली है, मतलब क्या कि ये 100 रुपए का है और आपने पूरे 100 रुपए मांग लिए हैं। ये 10 रुपए का है, आपने पूरे 10 रुपए मांग लिए हैं, भले ही मांगे इंस्टॉलमेंट में हो, लेकिन एट लास्ट आपने 10 रुपए मांग लिए होने चाहिए, तो हो जाएगा कॉल्ड अप, जितना हमने कर लिया 100%। इसके साथ एक और बात बोली, एंड जितना भी कॉल्ड अप है, क्या बोला, होल कॉल्ड अप अमाउंट, होल कॉल्ड अप अमाउंट इज रिसीव्ड। क्या बात, एक तो 100% पैसा कॉल्ड अप हो जाना चाहिए, और जितना हमने कॉल किया है, जितना पैसा हमने कॉल किया है, उस वो पूरा का पूरा पैसा, होल मतलब 100% पैसा आ भी गया। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, यहां पर एंड है और नहीं है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो वो पैसा आता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। और अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो वो पैसा आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। ये चीज ध्यान रखने वाली है। फिर से पढ़ते हैं एक बार। हमने पैसा मांगा, जितना पैसा मांगा दैट इज कॉल्ड अप, और उसमें से जितना हमें रिसीव हो गया दैट इज पेड अप। अगर मैंने सारा का सारा पैसा मांग लिया है 100%, और ये 100% क्या है, फेस वैल्यू का। और सर फेस वैल्यू क्या होती है, तो ये जो लिखा है ना 10 रुपीज, ये जो लिखा है 100 रुपीज, इट इज फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मैंने 100% फेस वैल्यू कॉल्ड अप कर ली है एंड 100% फेस वैल्यू आ भी गई है, तो भैया वो यहां आएगा, वरना यहां आ जाएगा। चलिए अब जरा चेक कर लेते हैं। मैंने प्रेफरेंस शेयर्स पर पूरे 100 रुपीज मांग लिए, और मुझे प्रेफरेंस शेयर्स पर सारे 100 रुपीज रिसीव भी हो गए, ठीक है ना भैया, मांग भी लिए, आस्क भी कर लिया, और रिसीव भी हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये पैसा कहां जाएगा, ये पैसा आ जाएगा यहां पर, क्या कि जी 10,000 कुछ परसेंटेज पर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, कितने, ऑफ ₹100 ईच वाले, ऑफ ₹100 ईच वाले। और इसको जल्दी से नोट करना, ये मुझे रब करना पड़ेगा, इसको जल्दी से नोट कर लो, इतने वाले पार्ट को हमने पहले नोट कीजिए फिर करते।
डन। ओके चलिए इसको छोड़ देते हैं। अभी हमने 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे 100 रुपीज वाले, और कॉमा करके मैंने लिख दिया, एक सेमीकोलन लगा के मैंने लिख दिया ₹100 कॉल्ड अप। इसमें से मैंने 100 रुपए मांग लिए, और ये बात मैंने तुम्हें बता दिया पूरे 100 रुपए रिसीव भी हो गए हैं। इसका मतलब कितने मुझे रिसीव हो गए? 10 लाख रुपीज। मुझे रिसीव हो गए 10 लाख रुपीज। 100 और ये हमारा 10,000। अपने रूल को मानते हैं, इसको रेड कलर से ही लिखते हैं। आपको रेड और ग्रीन से नहीं लिखना है, ये सिर्फ इसीलिए है ताकि समझ में क्लियरली आए कौन सी चीज कहां से आ रही है। तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इन इक्विटी शेयर्स पर, अभी के लिए एग्जांपल लेते हैं, मैंने इन इक्विटी शेयर्स पर 2 रुपीज मांगे। ध्यान से सुनना, मैंने इक्विटी शेयर्स पर सिर्फ 2 रुपीज मांगे हैं। चेक करो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या मैंने 100% पैसा कॉल्ड अप कर लिया? नहीं, शेयर है 10 रुपए का, सर आपने 2 रुपए मांगे हैं, तो ये सीधे से फॉल्स हो गई पहली कंडीशन भी, यहां पर आ जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। लेकिन अगर मैंने ये तीनों चीजें मांग ली, मैंने 2 रुपए मांगे, फिर 3 रुपए मांगे, फिर 5 रुपए मांग लिए, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है? हाँ सर बिल्कुल होती है। आपने पूरे के पूरे 10 रुपीज मांग लिए हैं, 10 रुपीज का शेयर है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब इसमें से क्या हुआ, मुझे 4,50,000 शेयर्स पर तो 10 रुपीज रिसीव हो गए। मैं इसको ऐसे बना देता हूं, पहले मैंने लिखे 4.5 लाख और यहां पे लिखा मैंने 50,000 शेयर्स पर। तो मैंने मांगे 2 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए, तो 4,50,000 शेयर्स पर तो सारा पैसा रिसीव हो गया। लेकिन ये जो 50,000 शेयर्स वाले बंदे हैं ना, इन्होंने ये तो दे दिया, ये भी दे दिया, लेकिन ये 5 रुपए नहीं दिए। बहुत ध्यान से समझते हैं, तो कंडीशन चेक कर लेते। अब देखो सर, आपने 50,000 शेयर्स इशू करे 10 रुपए वाले, हमने माना। अब इसमें से लेकिन कुछ ने दे दिए, कुछ ने नहीं दिए, तो हम क्या करें? तो आप लोग ये करो कि भाई इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहले 4.5 लाख की कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैसे? ये 4.5 लाख शेयर्स पर क्या 100% पैसा कॉल्ड अप कर लिया? हाँ जी कर लिया। क्या सारा पैसा रिसीव हो गया? हाँ जी हो गया। 2 रुपए मांगे रिसीव हो गए, 3 रुपए मांगे रिसीव हो गए, 5 रुपए मांगे रिसीव हो गए। यहां पर लिख दो। कैसे लिख दो? ऐसे कि सर 4,50,000 शेयर्स हैं। 4,50,000 क्या है? इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच वाले, ऑफ ₹10 ईच वाले, और उसमें से कॉल्ड अप कितना है वो भी लिख देते कि हमने कर लिया पूरा ₹10 कॉल्ड अप, सारा का सारा पैसा मांग लिया है। 2 वाला मैंने लिखा नहीं है, आप लोगों को बता दिया है कि अगर पूरा नहीं मांगा, जैसे मैंने अभी तक 5 नहीं मांगा होता तो ये यहां आता, क्योंकि पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती। 4,50,000 शेयर्स इशू करे 10 रुपए वाले, और 10 रुपए कॉल्ड अप है, पूरे 10 रुपए आ गए हैं। इसका मतलब ये आ गया यहां पर 45 लाख। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं 50,000 शेयर्स पर। क्या 100% पैसा मांग लिया? हाँ सर 100% पैसा मांग लिया है। सेकंड, क्या जितना मांगा सारा रिसीव हो गया? नहीं, 2 रुपए मांगे तो उन्होंने दे दिए, 3 मांगे तो भी दे दिए, 5 मांगे तो नहीं दिए। इसका मतलब सारा पैसा रिसीव नहीं हुआ। एक कंडीशन फॉल्स हो गई। हम आ जाएंगे अपनी सेकंड कैटेगरी में। मैंने ऐसे कर दिया ताकि आपको दिखाई दे जाए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएंगे हमारे बचे हुए 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच, और उस पे कुछ पैसा हमने कॉल्ड अप कर लिया। तो क्या लिखा? 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹10 कॉल्ड अप। मैंने 50,000 शेयर पर 10 रुपए वालों पे पूरा 10 रुपए मांग लिए हैं। लेकिन अब याद करो, जो पैसा शेयर्स पर नहीं आता उसको क्या लिखते हैं हम? उसको लिखते हैं हम लेस
कॉल्स इन अरियर्स, याद आया? इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पर सीखे थे 2 वर्ड, कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। तो ये क्या है हमारा कॉल्स इन अरियर्स। कैसे करें? ऐसे कि 50,000 शेयर्स पर 10 रुपए मांगे, तो इसका मतलब मैंने मांगे कितने? 5 लाख रुपए, 5 लाख। लेकिन इसमें से कॉल्स इन अरियर्स कितना हो गया? 50,000 शेयर्स पर 5 रुपीज नहीं आए। इसका मतलब कितना? इसका मतलब कितना? 2,50,000 रुपीज नहीं आए, 2,50,000 रुपीज नहीं आए। इसका मतलब आए कितने हैं? 2,50,000। जो इसका टोटल आएगा, जो भी इसका टोटल आएगा यहां से, वो टोटल, जो भी इसका टोटल आएगा, इसका टोटल कर ही लेते हैं साथ साथ। कितना हो गया? 45 लाख, 55 लाख, 57 लाख 50,000, 57 लाख 50,000। ये 57 लाख 50,000 वाली अमाउंट जाकर लिखोगे बैलेंस शीट के फेस पर, ठीक है ना? ये वाली अमाउंट जो है ये जाकर लिखेंगे हम बैलेंस शीट के फेस पर। ये चीज ध्यान रखना। ओके, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और एक पॉइंट इसमें बचा हुआ है वो मैं भी लास्ट में बताता हूं। सबसे पहले क्या हुआ कि हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए कैपिटल, और कैपिटल को डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स में, और एक पार्ट हो जाता है हमारा शेयर। बात किसकी चल रही है? पब्लिक कंपनी की। ओके, अब जब कैपिटल रजिस्टर कराने जाएंगे तो वो पूछेगा भैया कितना बड़ा बिजनेस है, कितनी कैपिटल? तो हम उसको क्या बोला कि सर देखिए कैपिटल है चाहिए हमें 1 करोड़। उन्होंने 1 करोड़ सैंक्शन कर दी। हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, याद होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनते हैं, तो उसमें लिखा गया कि हमारी ऑथराइज कैपिटल है 1 करोड़। उसको हमने डिवाइड कर दिया 80,000 इक्विटी शेयर्स में 10 रुपए वाले, और 20,000 प्रेफरेंस शेयर में 100 रुपीज वाले। तो 80 लाख प्लस 20 लाख, ये हो गए हमारे नंबर ऑफ शेयर्स, और ये हो गई हमारी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, जो आप बोलना चाहो। इसमें से वो हिस्सा जो मैंने पब्लिक से मांग लिया, इसमें से वो शेयर्स जो मैंने पब्लिक से मांग लिए, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, वो शेयर्स जो मैंने पब्लिक से मांग लिए विल कम टू इशूड कैपिटल। सो इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल which is issued to public, the part of authorized capital which is issued to public, वो आ गया यहाँ पर। ठीक है सर, तो हमने इसमें से 5 लाख इक्विटी शेयर्स और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए हैं। ठीक है, अब फिर इशूड कैपिटल में से भी जो पैसा लोगों ने हमें दे दिया है, यहां पर कौन सा हो गया? अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर्स, वो पैसा जो हमारे शेयर होल्डर्स ने हमें दे दिया है, जिनको हम शेयर सर्टिफिकेट देकर आए थे शेयर वारंट के बदले, बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप कनेक्ट करके रिवाइज कर सको। तो शेयर कैपिटल मतलब, सब्सक्राइब कैपिटल मतलब वो पैसा जो लोगों ने हमें दे दिया है वो आ जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल में। अब इसके होते हैं 2 पार्ट। क्या? 2 चीजें देखनी है, कॉल्ड अप और पेड अप। कॉल्ड अप मतलब कैपिटल का वो पार्ट जो मैंने मांग लिया है, वो अमाउंट जो मैंने मांग लिया है। पेड अप मतलब वो अमाउंट जो लोग ने मुझे दे दिया है। तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे 1000 रुपीज चाहिए, आपने 500 दिए थे या 600 दिए थे, तो 1000 हो गया कॉल्ड अप और वो 500 या 600 हो गया पेड अप। उसी तरह ये हो गया 100% पैसा अगर मैंने मांग लिया है और जितना मांगा वो सारा का सारा आ भी गया है, एंड तो होगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, अदरवाइज हो जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो इसमें से क्या हुआ, प्रेफरेंस शेयर्स वालों ने सारा पैसा दे दिया था, क्योंकि मैंने सारा मांग लिया, उन्होंने सारा दे भी दिया, सब अच्छे लोग थे, तो वो आ गया यहाँ पर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। फिर 5 लाख इक्विटी शेयर्स वालों से मैंने पैसा तो सारा मांगा इंस्टॉलमेंट में भले ही, लेकिन मांग सारा लिया, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर मैं पढ़ा दूसरी कंडीशन में, क्या सारा पैसा आ गया? सर 4,50,000 वालों ने तो दे दिया, तो वो तो हमने लिख लिया यहाँ पर, और 50,000 वालों ने नहीं दिया, तो वो आ गए सेकंड कैटेगरी में सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। पैसा तो दिया लेकिन पूरा नहीं दिया, जितना नहीं दिया वो हमने लिख दिया कॉल्स एंड अरियर्स माइनस करके, और इसका टोटल अमाउंट आया 57,50,000। ये ट्रांसफर होगा हमारे बैलेंस शीट के फेस पर, जो फॉर्मेट बनाया था उसमें। जब हम क्वेश्चन करेंगे एक बार कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद, तब ये अमाउंट कैसे लिखते हैं वो भी पता लग जाएगा, वरना आप लोग लिख सकते हो, सिर्फ 57,50,000 वहां से कॉपी करना है।
अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, शेयर की बात यहाँ पर हमारी 100% कंप्लीट होने वाली है। एक पॉइंट रह गया छोटा सा, वो ये कि आपको याद होगा जब शेयर वाला कोई गड़बड़ करता है, जैसे इन्होंने गड़बड़ करी, तो हम लोग उसके शेयर्स को कर लेते हैं फोरफीट, और जो उसका पैसा होता है वो भी अपने पास रख लेते हैं। और वो कौन सा अकाउंट में रखते थे, याद करो जरा ध्यान से। जब वो आता था दैट अ पर्सन हैज नॉट पेड कॉल मनी ऑन हिज शेयर्स, सो हिज शेयर्स वर फोरफीटेड, तो हम लिखते थे किसमें, शेयर फोरफीचर अकाउंट में। तो वो भी शेयर्स का ही पैसा है, तो वो पैसा भी हम लोग यहां पर ऐड करते हैं, ऐड शेयर फोरफीचर। तो अगर शेयर फोरफीचर अकाउंट आपको दिया हुआ है तो उसका पैसा भी यहां पर ऐड होगा और वो इसी में शो होगा। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कीजिए। डन? ओके, सो आई होप आज वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। आज हमने अपना कंप्लीट किया शेयर कैपिटल, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और शेयर कैपिटल को हमने पूरा डिटेल में भी पढ़ लिया है एग्जैक्टली 100%। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो प्लीज subscribe the channel, press bell icon and hit like button if you understood the concept। और आपको सब कुछ अगर पसंद आया है तो कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आप सबके रिप्लाई कर सकूं, वरना हमारी नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस के हम आंसर्स फिर से देख सकें या उस कॉन्सेप्ट को हम दोबारा एक्सप्लेन कर सकें। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, जय हिंद।